मॉर्निंग। मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूरे दिन हमारी किडनीज़ 180 लीटर्स 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है, मगर उसमें से उस 180 लीटर में से 1-2 लीटर ही क्यों हम एज ए यूरिन पास आउट करते हैं? बाकी सारे लीटर्स का क्या? किडनी क्या करती है उससे? क्या वो क्यों करती है ऐसा? ऐसा कैसे कर सकती है कि क्यों ही वो 180 टू 180 क्यों नहीं पास आउट हो जाते? तो इस सवाल का जवाब आज का टॉपिक है। ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो जब मैं पढ़ाती थी तो सिलेबस हमारा इंग्लिश में होता है, तो मैं देखती थी कि स्टूडेंट्स ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी लेक्चर सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टार्ट करूं, ताकि मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स से पहुंच सकूं और एक लैंग्वेज बैरियर नहीं बनना चाहिए अंडरस्टैंडिंग में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये लेक्चर इंग्लिश में भी करूं और हिंदी में भी करूं। आप दोनों में देख सकते हैं, विच एवर यू आर कम्फर्टेबल इन। एंड मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्द इस्तेमाल करने की। कुछ थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ शब्द को नहीं चेंज कर सकते, बट मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगी। एंड तो ये वाला क्लास फॉलोइंग हेडिंग्स में डिवाइड होगा। पहला है इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा बताएंगे कि क्या है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, कहाँ एक्ट होता है, ये सब। उसके लेयर्स, मतलब उस मेम्ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं। फिर लेयर्स के बाद फैक्टर्स, मतलब क्या क्या चीज़ें फिल्ट्रेशन इफ़ेक्ट करती है इस मेम्ब्रेन के द्वारा। फिर क्लिनिकल मतलब दो डिसीज़ेस जो बहुत कॉमन है और ये मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है। एंड अ बिट ऑफ समरी, थोड़ा सा शॉर्ट एंड में थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पहले मैं बताऊं कि मेम्ब्रेन कहाँ एक्ट होता है, क्या होता है, कैसे एक्ट होता है। पहले देख लेते हैं पूरे बॉडी में ये फॉल कहाँ करता है। किडनीज तो हम सबको पता है, बट कैसे? तो किडनीज का काम बहुत ही कठिन है। पूरा उसका पॉइजन्स, अनवांटेड सब्सटेंस, टॉक्सिन्स, उसे बीपी भी रेगुलेट करना होता है, उसे ऑस्मोलैरिटी भी रेगुलेट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो जो ब्लड है वो पास होता है, सारा का सारा ब्लड किडनी में ऑलमोस्ट। किडनी में आपकी फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर ही ये हमारा मेम्ब्रेन बैठा हुआ है। ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं। उस मेम्ब्रेन से फिर फिल्ट्रेट बनता है, वो फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल से पास करते हैं एंड फिर यूरिन। तो यहाँ पर लाई करता है। और स्टूडेंट सारे पूछ रहे होंगे कि मैम एक छोटे से मेम्ब्रेन को लेकर पूरा का पूरा क्लास क्यों बना रही है और हमें पका क्यों रही है? मगर ये छोटा सा मेम्ब्रेन ही आपका फर्स्ट चेक पॉइंट बनता है। कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस, टॉक्सिन्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, जब स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि सबसे पहले कहाँ एक्ट होता है, तो सब बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स की वजह से रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, ट्यूब्यूल्स की वजह से सिक्रीशन हो तो रहा है, मगर सबसे पहले ये चेक पॉइंट हमारा बनाता है, दैट इज़ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। ऐसा क्या है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में? तो इसके 3 स्पेशलाइज्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड लेयर होते हैं। लेयर, तो 3 हाईली स्पेशलाइज्ड लेयर होते हैं। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर जाता है, मतलब
ब्लड के साइड, फिर नेफ्रॉन के साइड, और नेफ्रॉन में लेयर्स, फिर बोमेंस कैप्सूल, और फिर नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में फिर यूरिन बनता है। तो सबसे पहले ब्लड कौन सा लेयर इनकाउंटर करता है? सबसे पहले, सो द डायरेक्शन इज दिस, ये है डायरेक्शन। सबसे पहले एक लेयर होती है आपकी कैपिलरी एंडोथीलियल लेयर, या फिर एंडोथीलियल सेल लेयर भी कोई लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद एक लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर फाइनली एक लेयर होती है, उसे बोलते हैं विसरल लेयर ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। इसमें एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल होता है। हिंदी में पैर को क्या, हिंदी में फुट को क्या कहते हैं? अब पैर को क्या कहते हैं? पैर ही तो। और मराठी में क्या कहते हैं फुट को? पाय। तो पी फॉर पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स मतलब पैर वाली सेल, और पी फॉर पैर क्या होता है? फुट, फुट प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स। तो पी याद रखो। तो इट हैज़ पोडोसाइट्स विच फॉर्म फुट प्रोसेस। फुट प्रोसेस क्या फॉर्म करती है? फिल्ट्रेशन स्लिट्स, जिसकी साइज 25 nm होती है, राइट? फिल्ट्रेशन स्लिट्स। बेसमेंट कैप्सूल की कोई पोर नहीं होती, बट साइज 8 nm, मतलब जो मॉलिक्यूल्स 8 nm से कम है वो मॉलिक्यूल्स वो पास आउट कर लेंगे। जो फिल्ट्रेशन स्लिट में जो मॉलिक्यूल्स 25 nm से कम है वो पास आउट हो जाएंगी। और कैपिलरी एंडोथेलियल की लिमिट क्या है? 60 to 70 nm। तो वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, तो व्हाट इज़ द लिमिटिंग लेयर? कौन सा लेयर डिसाइड करेगा? 60, 8 या 25? 8, क्योंकि वो लिमिटिंग लेयर है। तो जो भी मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं उनकी रेंज 4 to 8 nm है। मतलब अगर वो 4 to 8 nm के बीच में आते हैं तब वो पास आउट हो जाएंगे, ठीक है? तो ये पोर साइज़ के बारे में। मगर बॉडी में चीज़ें सिंपल नहीं होती, तो और भी एक और बड़ा फैक्टर है जो काम करता है। सो थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सॉरी, मुझे कॉफ़ी पीने की बहुत आदत है, तो ऐसी क्लास करते हैं। तो बॉडी में 2 इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं। वैसे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, बट 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक का नाम है मिस्टर एल्बुमिन। मिस्टर एल्बुमिन एक बहुत बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन है, और मिस्टर ग्लूकोज भी कोई कम नहीं है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया मिस्टर एल्बुमिन एंड मिस्टर ग्लूकोज। इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है। किस चीज़ का कंपटीशन? कंपटीशन टू पास द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। ये ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को पास करना चाहते हैं, और ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन बोलता है देखो मुझे कोई दुश्मनी नहीं है तुम दोनों से, मगर मेरी 2 क्राइटेरिया फुलफ़िल करने होंगे। जो भी मेरे 2 क्राइटेरिया या चेक पॉइंट्स फुलफ़िल करेगा मैं उसे जाने दूंगा। तो वो बोलते हैं क्या? तो हमें एक तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, विच इज़ पोर साइज। तो एल्बुमिन ये सोच के खुश हो जाता है, वाह अब तो मैं ग्लूकोज को हरा दूंगा और मैं पार कर लूँगा। बट मेम्ब्रेन बोलता है तुमने सुना नहीं, मैंने बोला 2। तो दूसरा है इलेक्ट्रिकल चार्ज। मेरे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन बोल रहा है मेरे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, बट वो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना
वो नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि उसमें साइलिक एसिड एक है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। लाइक और लाइक अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे चाहिए एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो कैटायनिक हो। ये सुन के मिस्टर एल्बुमिन का मुंह उतर गया, क्योंकि मिस्टर एल्बुमिन खुद एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो नेगेटिवली चार्ज नहीं जा सकते। तो मेम्ब्रेन बोलता है सॉरी मिस्टर ग्लूकोज 1, क्योंकि मिस्टर ग्लूकोज का चार्ज न्यूट्रल होता है एंड वो 4 to 8 nm पोर साइज को भी सेटिस्फाई करता है। तो दिस इज़ हाउ टू फैक्टर्स अफेक्ट, विच इज़ पोर साइज भी और इलेक्ट्रिकल चार्ज भी। तो अभी एक ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ग्राफ, वो एकदम डर जाते हैं। पता नहीं क्यों तुम लोग ग्राफ से डरते हो, क्योंकि बस ग्राफ में एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होता है, और ग्राफ दो से ज़्यादा चीज़ का रिलेशनशिप बताता है। तो बस वो देखना है और वो इंटरप्रेट करना है। तो ग्राफ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। एक चीज़ मुझे पहले बतानी चाहिए थी जो मैं भूल गई। ये जो क्लास में ले रही हूँ ये ज़रूरी नहीं है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। जिसको भी समझ आ रहा है या मैं जितना अच्छा समझा रही हूँ और जो समझ पा रहा है वो उनके लिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि ये इसी के लिए ही है, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो देख सकता है। तो एक्स एक्सिस में क्या है आपका इफेक्टिव डायमीटर, और वाई एक्सिस में क्या है फ्रैक्शनल क्लियरेंस। इफेक्टिव डायमीटर और फ्रैक्शनल क्लियरेंस। तो पहले मैं ग्राफ बना लेती हूँ। देखो एक्स एक्सिस में है डायमीटर, वाई एक्सिस में है फ्रैक्शनल क्लियरेंस, और ये बोल रहा है कि जो मॉलिक्यूल कैटायनिक है मतलब पॉजिटिवली चार्ज है और जो 2 to 8 nm की साइज़ में 4 to 8 nm और 2 to 8 nm के रेंज में आ रहा है, वो अच्छे से फिल्टर हो पा रहा है, ठीक है। और जो न्यूट्रल है वो उससे कम, और जो एनायनिक है उससे कम। तो इससे दो चीज़ पता लगती है कि अगर पोर साइज विद इन रेंज है और अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसकी परमेबिलिटी, उसकी फिल्ट्रेशन मैक्सिमम होने वाली है एज कम्पेयर टू अ न्यूट्रल और अ एनायनिक चार्ज। और डायमीटर से भी वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि 8 mm के आगे चार्जेस को फ्रीली पास मिल रहा है। तो इसमें दो फैक्टर्स का पता चलता है, चार्ज का भी और इफेक्टिव डायमीटर का भी। अब क्लिनिकल फैक्टर्स में आते हैं। डिसीज़ के बारे में अगर हम जान जाए तो थोड़ा पर्सपेक्टिव हमें मिलता है। पहला डिसीज़ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब हमारा ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। तो जब भी नेफ्राइटिस होता है तब जो हमारे चेक पॉइंट्स थे मेम्ब्रेन के वो सारे डिसेबल हो गए। मिस्टर एल्बुमिन को चांस मिल गया आने का, तो प्रोटीन्यूरिया हो रहा है एंड इसमें आरबीसीस भी आ जाएगा, तो हेमेटोरिया।
सेकेंड वाला मिनिमल चेंज डिसीज़, मिनिमल चेंज डिसीज़, उसमें भी जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है उसमें डैमेज हो जाती है, तो अगेन एल्बुमिन को चांस मिल गया जो नेगेटिवली चार्ज था, और सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया हो रहा है यहाँ पर। तो ये दोनों क्लिनिकल कंडीशंस है। और समरी में मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि जो ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो एक बॉडी का चेक पॉइंट होता है जहाँ सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं। उसके 3 लेयर्स होते हैं, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल, विसरल लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल, और उस दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। और दो फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज और फिर इफेक्टिव डायमीटर। थैंक यू।